हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। माई सेल्फ मनोज स्वामी। ए लेक्चर नीट एंड जेईई मेंस रैंक बूस्टर क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। आज मैं तीसरा लेक्चर ले रहा हूं इसका। आज हमारा जो चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज, विच इज थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 11th इन केमिस्ट्री। चैनल पर रेगुलर डेली शाम को आपको ये लेक्चर मिलेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इसका बेनिफिट लेने के लिए क्वेश्चंस का। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन है, इफ इन कंपाउंड EOH इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज डबल ऑफ E, और हाइड्रोजन की पोलिंग स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.1, यानी कि E की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.05 है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बहुत कम है तो उसकी नेचर होती है मेटलिक, यानी हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और जो E है वो एक मेटल है। तो मेटल के साथ अगर EOH टाइप का बॉन्ड बना हुआ है तो देन व्हाट इज द नेचर ऑफ EOH? EOH की नेचर कैसी होगी? वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा कि एम्फोटेरिक होगा? तो वी कैन से देन मेटल जो होगी, मेटल के साथ अगर OH बॉन्ड है तो हाइड्रोजन को इजिली सप्लाई नहीं करता है, OH को हाइड्रोक्सिल आयन को इजिली सप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ LiOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर KOH इसी टाइप से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 1 और 1 से कम है। उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि OH डायरेक्टली सप्लाई करेंगे और इनकी नेचर कैसे हो जाएगी? बेसिक। अगर नॉन मेटल होता मीन्स हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती, फॉर एग्जाम्पल FOH, CnOH इस टाइप का होता, तो फ्लोरीन और क्लोरीन नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल के साथ तो OH जब बॉन्ड बनाया हुआ होता है तो उस टाइम ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ी होती है और हाइड्रोजन सप्लाई ये देता है, यानी कि इनकी नेचर कैसी हो जाती है? एसिडिक। तो एक्वस सॉल्यूशन में ये तो देते हैं हाइड्रोजन आयन और एक्वस सॉल्यूशन में ये देते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। जो स्पीशीज हाइड्रोक्सिल आयन देती है एक्वस सॉल्यूशन में वो बेसिक होती है और जो हाइड्रोजन आयन एक्वस सॉल्यूशन में देती है वो एसिडिक होती है। तो अगर E की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि जो एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं OH के साथ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाइड्रोजन से अगर बहुत कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बेसिक नेचर होगा उसका, और हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उस टाइम उसका एसिडिक नेचर होगा। नेक्स्ट है, इफ EHH मींस एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वैल्यूज आर 104.283, 83.1 एंड 98.8 किलो कैलोरी पर मोल रेस्पेक्टिवली। इनकी बॉन्ड एंथैल्पीज आपको गिवन है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन एट पॉलिंग स्केल इज 2.1 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी गिवन है विच इज 2.1। देन कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन या C एटम जो भी दिया हुआ आपको उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करना है। ऑप्शन दिए हैं 2.158, 2.598, 3.0 एंड 2.3। तो उस कंडीशन में आपको वो फॉर्मूला यूज करना है। किलो कैलोरी पर मोल के लिए अलग फॉर्मूला है, किलो जूल पर मोल के लिए अलग फॉर्मूला है। तो हम किलो कैलोरी पर मोल का फॉर्मूला यूज करेंगे। पॉलिंग का जो फॉर्मूला है किलो कैलोरी पर मोल के लिए which is delta of X, electronegativity difference between two elements, this is equal to 0.208 root of delta। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हमें बॉन्ड एंथैल्पीज किलो कैलोरी में पर मोल में गिवन हो और डेल्टा यहाँ पे है, वो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से हम कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी से कैलकुलेट करेंगे इसको हम। बॉन्ड एंथैल्पी हाइड्रोजन हाइड्रोजन की दी है कार्बन कार्बन की और दिस, देन डेल्टा इज इक्वल टू bond enthalpy of carbon hydrogen minus root of bond enthalpy of hydrogen hydrogen multiply by bond enthalpy of carbon and carbon। इससे डेल्टा को यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करेंगे और डेल्टा x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डेल्टा यहाँ पे निकल करके आ रहा है, डेल्टा इज इक्वल टू कार्बन हाइड्रोजन के लिए है 98.8 डायरेक्ट पुट माइनस रूट ऑफ हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है 104.2 मल्टीप्लाई बाय कार्बन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन है, सॉरी बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है 83.1, 98.8 माइनस, इसको सोल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट इसका ले लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 93.05। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5.75। दोनों का डिफरेंस होगा 5.75।
तो ये आ गया आपके पास डेल्टा की वैल्यू, जिसको यहाँ पे पुट कर देंगे। देन डेल्टा एक्स मीन्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन विच इज इक्वल टू 0.208 रूट ऑफ 5.75 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको गिवन है 2.1। देन एक्स ऑफ सी विच इज इक्वल टू 2.1 को उधर लेके जाएंगे, प्लस में चला जाएगा 2.1 प्लस 0.208 रूट ऑफ 5.75, इसका रूट लेंगे एंड 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा लगभग 0.4। देन एक्स ऑफ सी विच इज इक्वल टू 2.598 आ जाएगा, इससे हम इसको सोल्व करेंगे तो। एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट है। तो अगर किलो कैलोरी पर मोल में गिवन है तो आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे, किलो जूल पर मोल के लिए अलग फॉर्मूला है, वो आपको लेक्चर्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन n- गैसियस आयन। n- गैसियस आयन है, उसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्लेटर्स रूल से, जिससे हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करके लेके आते हैं, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट होता है। तो स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग जो Z आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z स्टार विच इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, where Z star is effective nuclear charge ये है न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक नंबर, और ये है स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट। और स्क्रीनिंग कांस्टेंट को ही हम स्लेटर रूल से कैलकुलेट करते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। और स्लेटर रूल आपको मेरे लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का जो प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे रखा है, उस लिंक से आप स्लेटर रूल को देख सकते हो, समझ सकते हो। स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू जब निकालते हैं तो स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग हम n- का पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पुट करेंगे। n- के अंदर इलेक्ट्रॉन 8 हो गए हैं क्योंकि माइनस का चार्ज है और एटॉमिक नंबर इसका 7 है। देन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगी इसकी 1s2 एंड 2s2 एंड 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए 2, 2 एंड 4। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमें कैलकुलेट करना है, उसको तो हम छोड़ देंगे। बाकी बचे हुए इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन थे, लास्ट को छोड़ दिया हमने, 5 इलेक्ट्रॉन है। उनके लिए पर इलेक्ट्रॉन 0.35 का पार्टिसिपेशन होता है। और n-1 सेल है, ये n सेल है आउटर सेल, n-1 सेल है, उसके लिए पर इलेक्ट्रॉन 0.85 का कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। देन सिग्मा विच इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेंगे 2 प्लस 3, 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 0.35, 5 इंटू 0.35 का रोल इसमें है, और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं 2 इंटू 0.85, देन विच इज इक्वल टू 1.75 प्लस 1.7 विच इज इक्वल टू 3.45। सिग्मा की जो वैल्यू आ गई आपके पास 3.45। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है। देन जेड स्टार विच इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज ऑफ नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, 7 माइनस 3.45 विच इज 3.55, यानी लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है 8वां इलेक्ट्रॉन वो 3.55 प्रोटॉन्स का ही अट्रैक्शन फील करेगा। मीन्स आंसर इज थर्ड हियर। Next question is the first ionization potential of lithium is 5.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक लिथियम के एटम के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल 5.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। एंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के एक एटम के लिए इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी -3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्लोरीन मींस हैलोजेंस के लिए नेगेटिव होती है क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। Then calculate delta H in kilojule per mole for the reaction। एक रिएक्शन गिवन है जिसके लिए हमें एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है। लिथियम गैसेस एक एटम है, क्लोरीन गैसेस एक एटम है। लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, तो जब लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 5.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और जब क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो इसका डेल्टा एच हो जाएगा। देन डेल्टा एच और पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बनने में,
ऑफ LiCl, Li प्लस और Cl माइनस गैसेस, इस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए डेल्टा H जो आ जाएगा वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगी, और एंडोथर्मिक होगी तो पॉजिटिव होगी, क्योंकि नेट एंडोथर्मिक प्रोसेस इसलिए हो जाएगी कि इतनी तो रिक्वायर्ड होगी और इतनी रिलीज होगी। दोनों का डिफरेंस हो रहा है Ip आयोनाइजेशन पोटेंशियल माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विच इज इक्वल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपको गिवन है 5.41 माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको गिवन है 3.61, देन डिफरेंस 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल आ गया, एक मॉलिक्यूल के लिए आ गया। निकालना हमें किलोजूल पर मोल में या आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक मॉलिक्यूल के लिए इतना हो गया, एक मोल मॉलिक्यूल के लिए डेल्टा H पर मोल अगर निकालना है तो उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 1.8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है हमें, क्योंकि किलोजूल में आंसर देना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 इंटू 10⁻19 जूल के इक्वल होता है। देन विच इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो गया, 10⁻4 बच गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17.3 इंटू 10⁻4 अप्रोक्सीमेटली 17.3 इंटू 10⁻4 जूल, और किलो जूल में बदलेंगे तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। देन 17.3 इंटू 10⁻4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 विच इज 173 किलो जूल। तो अप्रोक्सीमेटली 173 किलो जूल इसका आंसर हो जाएगा। देन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम एंड बेरियम। पोटेशियम, कैल्शियम और बेरियम के सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। तो सबसे पहले तो ये है कि सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें ये देखना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन तो उनमें से निकल चुका है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मीन्स अगर हम पोटेशियम लेके चलते हैं तो पोटेशियम में से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हम रिलीज करवा देते हैं, देन इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है वो आर्गन जैसी आ जाती है, जो कि इनर्ट गैस है, और इससे इलेक्ट्रॉन निकालना हार्ड हो जाएगा, क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन हम इजीली निकाल नहीं सकते। दूसरा केस है आपके पास कैल्शियम का। कैल्शियम में से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालेंगे, केस पोटेशियम जैसा आएगा, जो कि एक इनर्ट गैस नहीं है। आउटमोस्ट सेल S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है, इसमें से हम इजीली एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन लेके आ सकते हैं। तीसरा केस है बेरियम का। बेरियम में से जैसे एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालेंगे के बाद रुबिडियम की कॉन्फ़िगरेशन आएगी, रुबिडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्रिप्टॉन एक इनर्ट गैस आती है। तो इन दोनों में से तो हम इजीली एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं इनर्ट गैस लाने के लिए, ताकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाए। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन चुकी है, इसलिए सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो पोटेशियम का हो जाएगा। वही इन दोनों की बात। तो अप टू डाउन चलने पे कैल्शियम, और कैल्शियम से नीचे आता है बेरियम, अप टू डाउन चलने पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इसलिए फर्स्ट केस में भी यही रहेगा कि इसका ज्यादा रहेगा इससे, और सेकंड केस में भी यही रहेगा कि इसका ज्यादा रहेगा इससे। तो वी कैन से दैट सबसे ज्यादा पोटेशियम का हो गया, फिर कैल्शियम का हो गया, फिर बेरियम का हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास करेक्ट मैच करना है। PQRS यहाँ पे गिवन है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, oxide of element has least covalent character, oxide of element is amphoteric, and element which is isobar of potassium, lithium, barium, chlorine और argon given है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्लोरीन की होती है। देन डायरेक्ट हमने इसके साथ रिलेशन लगा दिया। उसके बाद ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट हैज लीस्ट कोवलेंट कैरेक्टर, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत कम होती है उसके ऑक्साइड्स का कोवलेंट कैरेक्टर कम होता है और आयनिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होता है। तो उसके केस में इन चारों को अगर देखें तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लिथियम की है यहाँ पे, इसलिए इसके केस में लिथियम आ जाएगा। ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट इज एम्फोटेरिक। आपको पता है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम सभी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। एलिमेंट विच इज आइसोबार ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का आइसोबार जिसका एटॉमिक मास सेम हो। तो पोटेशियम का भी हम 39 यूज करते हैं, आर्गन का भी 39 और 40 यूज करते हैं, इसलिए आर्गन यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्टली मैच इस टाइप से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू फॉर एलिमेंट एक्स आर। एक एलिमेंट एक्स है जिसके सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल गिवन है आपको,
और आपको ये भी पता होगा कि सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होते चले जाते हैं किसी भी एलिमेंट में, क्योंकि नया आने वाला इलेक्ट्रॉन या नए इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए उसके लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना हमें मुश्किल होगा, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे गिवन है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 820, सेकंड इज 910, थर्ड इज 1000, फोर्थ इज 1500 एंड 15 32,000 किलो जूल पर मोल में गिवन है। फिर पूछा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इस एलिमेंट के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे। तो इजीली 820 किलो जूल देके हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ा के हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल पा रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ा के हम तीसरे को निकाल पा रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ा के हम चौथे को निकाल पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा के हम पांचवें को निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और उस कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को हम इजीली नहीं निकाल पा रहे हैं, हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहां पे। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आती है वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें हो गए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम इजीली निकाल पाते हैं, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन बाहर की जो सेल है फुलफिल होने की वजह से या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आने की वजह से उसके लिए रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज में अगर सडन गैप आता है, इसका मतलब पहले वाली क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी कॉन्फ़िगरेशन वो निकालने के बाद, ताकि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। आज के लिए यहीं तक, क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर जुड़े रहिए। थैंक यू।